केमिकल काइनेटिक्स में आज हम स्टार्ट करेंगे रेट कांस्टेंट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स से। तो रेट कांस्टेंट जो है वो तो हम स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं। क्यों स्पेसिफिक रिएक्शन रेट बोलते हैं? क्योंकि उसके रिएक्शन रेट में हम कॉन्सेंट्रेशन को स्पेसिफाई कर देते हैं कि इट इज यूनिटी। रेट जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू पावर अल्फा बी रेज टू पावर बीटा। और ये जो अल्फा और बीटा दे आर एक्सपेरिमेंटल। और रेट इज इक्वल टू, अगर कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी हटा दें हम तो उसकी जगह क्या हो जाता है के। एंड के क्या होता है? रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। इसका मतलब के जो है दैट इज इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाय ए रेज टू पावर अल्फा बी रेज टू पावर बीटा। पर ए और बी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर अल्फा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर बीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए और बी दोनों को ही मैं 1 ले लूं, यूनिटी ले लूं, के क्या हो जाएगा? रेट। रेट कांस्टेंट को डिफाइन करना हो तो इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन एट द यूनिट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। कि जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या ले लिया हम? यूनिटी। उसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। देखो, रेट कांस्टेंट इज रेट ऑफ रिएक्शन कब? at unit concentration of the reactants. The units of rate constant for zero order reaction. अगर मान लिया अपने पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो मतलब कॉन्सेंट्रेशन की पावर क्या हो गई? जीरो। तो रेट जो है क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो उस हिसाब से जो रेट बना दैट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड, is mole per liter per second, right? इसका मतलब यूनिट ऑफ के इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट है। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन दैट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर हो मतलब कॉन्सेंट्रेशन की पावर जो है वो 1 हो तो रेट के यूनिट तो वही है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। और के जो है दैट इज मोल पर लीटर। तो यूनिट ऑफ के क्या हो जाएंगे? पर सेकेंड। तो मोल पर लीटर कैंसल, के यूनिट हो जाएंगे सिर्फ पर सेकेंड। तो हम यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज पर सेकेंड। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो तो मतलब कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2। इस केस में जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी? पर मोल लीटर पर सेकेंड। क्योंकि नीचे आ गया ना मोल पर लीटर सेकेंड, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? पर मोल लीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन दैट इज लीटर पर मोल पर सेकेंड। नाउ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अगर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है तो मतलब कॉन्सेंट्रेशन की पावर क्या होगी? 3। रेट तो वही रहेगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। के और मोल पर लीटर की पावर हो गई 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यूनिट है वो बन जाएगी लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकेंड। तो मतलब रेट कांस्टेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन जो है दैट इज लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकेंड। तो अगर मान लिया इसी तरह से फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ
तो nth ऑर्डर रिएक्शन हो तो रेट क्या हो जाएगा k इंटू ए की पावर n। का मतलब ये हुआ कि जो k है दैट इज मोल पर लीटर रेज टू पावर n। ये इस तरह से ना ये बाहर रहेगा तो यूनिट क्या हो जाएगी मोल पर लीटर रेज टू पावर 1 माइनस n और सेकेंड। इसका मतलब nth ऑर्डर रिएक्शन हो तो यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर रेज टू पावर 1 माइनस n पर सेकेंड और उसके अकॉर्डिंग हम n की वैल्यू पुट करते जाएंगे और वी गेट द यूनिट ऑफ k फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। What is the unit of the rate constant of fourth order reaction? अगर फोर्थ ऑर्डर है तो n क्या हो जाएगा 4। n 4 अगर पुट करें इसमें क्या हो जाएगा मोल पर लीटर रेज टू पावर 3 पर सेकेंड एंड इम्प्लाइज मोल क्यूब पर लीटर क्यूब पर -3 हो जाएगा ना ये ऐसे लीटर क्यूब पर मोल क्यूब पर सेकेंड तो ये यूनिट हो जाएगा। गैसियस होगा तो क्या हो जाएगा एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर सोल्यूशन में होगा तो पर सेकेंड और गैसियस में भी पर सेकेंड। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा तो एक हो जाएगा मोल -1 लीटर पर सेकेंड है ना ये नहीं आएगा मोल -1 लीटर पर सेकेंड पर एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। थर्ड ऑर्डर के लिए होगा तो मोल -2 लीटर 2 पर सेकेंड और ये हो जाएगा एटमॉस्फेयर -2 पर सेकेंड। और nth ऑर्डर होगा तो मोल क्या हो जाएगा पर लीटर रेज टू पावर 1 माइनस n पर सेकेंड पर और यहाँ पे मोल पर लीटर 1 माइनस n एटमॉस्फेयर 1 माइनस n पर सेकेंड। ठीक है तो ये यूनिट्स याद रखना। ओके नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो रेट कांस्टेंट जो है क्या मेजर करता है रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट कांस्टेंट इज अ मेजर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। जितना k की वैल्यू मतलब रेट कांस्टेंट की वैल्यू जितनी लार्जर होगी उतना ही फास्ट रिएक्शन होगा और स्मॉलर वैल्यू होगी k की तो वो रिएक्शन क्या हो जाएगा स्लो। तो हर रिएक्शन की अपनी k वैल्यू होती है। every reaction different reactions have different values of k। तो values of k जो है चेंज करती है with change in temperature and catalyst and rate constant is independent it means it is not dependent on the concentration of the reactants for zero order reaction। so tell me what is the unit of rate constant of a zero order reaction। okay tell me what is the unit of rate constant of a zero order reaction। यूनिट ऑफ के अभी पढ़ा था हमने वेरी सी just check once again see n is 0 so it is mole per liter per second बेटा है ना क्योंकि ये जो है अगर n की वैल्यू 2 हो मतलब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो तो ये आएगा। am I right ठीक है ना ये देखो ना ऐसा ये याद रखना है मोल पर लीटर इज पर 1 माइनस n
पर सेकेंड। n की वैल्यू पुट करते जाओ, n 0 है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, n 1 होगा तो सारा जीरो हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा पूरा, n 2 होगा तो अकॉर्डिंगली यू कैन राइट। ओके, रेट कांस्टेंट इज आल्सो कॉल्ड, बोलो रेट कांस्टेंट को और क्या बोलते हैं? It can be, rate means velocity, it can be written as velocity constant, can be written as specific reaction rate. A is independent of concentration for, yes beta, A is independent of concentration for, वैसे तो लिखा है इसने जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बट किसी भी रिएक्शन के लिए आई थिंक K इज इंडिपेंडेंट, कि कॉन्सेंट्रेशन पे वो डिपेंड नहीं करेगा। यूनिट ऑफ थर्ड ऑर्डर गैसियस रिएक्शन, बोलो थर्ड ऑर्डर गैसियस रिएक्शन। देखो सोल्यूशन हो तो होता है मोल पर लीटर रेज टू पावर 1 - n पर सेकेंड, और अगर गैसियस रिएक्शन हो तो एटमॉस्फेयर रेज टू पावर 1 - n पर सेकेंड। ये फॉर सोल्यूशन, ये गैसियस रिएक्शन का मतलब कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? यस, एटमॉस्फेयर रेज टू पावर -2 पर सेकेंड। नाउ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए और फिर हम करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यू नो जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द concentration ऑफ द रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट चेंजेस इनटू प्रोडक्ट। लेट अस से कि Cr जो है वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है, तो रेट जो है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो Cr की पावर क्या हो जाएगी, क्यों, ठीक है। और K क्या है, रेट कांस्टेंट। वैसे nth ऑर्डर रिएक्शन हो जनरल तो हम क्या लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर n। नाउ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन n की वैल्यू क्या होगी, जीरो, तो इसका मतलब रेट इज इक्वल टू K, क्योंकि Cr की पावर जीरो मीन्स 1, तो रेट हो जाएगा बेटा इक्वल टू K। और रेट इन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, माइनस dr/dt, dCr/dt। Cr मींस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसका डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और माइनस साइन क्यों लगाते हैं आगे, क्योंकि इट इंडिकेट्स द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेट कर लिया हमने, एक साइड dCr, दूसरी साइड kdt। अब इस इक्वेशन को हमने बाउंड्री कंडीशंस लगा दी। बाउंड्री कंडीशन मींस कि जीरो टाइम पे कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज C0 और एट टाइम t कंसंट्रेशन इज Ct। ये आ गया, C0 जो है दैट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और Ct जो है वो है कंसंट्रेशन रिमेनिंग एट अ टाइम t, मींस फाइनल कंसंट्रेशन। तो अब इसकी हमने इंटीग्रेशन कर दी, तो इंटीग्रेशन करेंगे हम तो देखो माइनस बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के भी बाहर, और dCr की इंटीग्रेशन क्या होगी, Cr फाइनल और इनिशियल, इसके अपर लिमिट और लोअर लिमिट हो गई, और इधर dt की इंटीग्रेशन क्या होगी, t, और t 0 to t, अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0। इन दिस वे अपर माइनस लोअर लिमिट आता है ना, तो माइनस तो कॉमन ही रहा, Ct माइनस C0 इक्वल टू Kt माइनस 0। इन दिस वे माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये जाएगा C0 माइनस Ct इक्वल टू Kt। इक्वेशन हो गई, तो हम लोग K इज इक्वल टू
C naught minus Ct by T. So this is integrated rate law expression for a zero order reaction. फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें इसकी हम, क्योंकि इक्वेशन क्या है, k इक्वल टू सी नॉट माइनस सी टी बाई टी, सी नॉट माइनस सी टी इक्वल टू के टी, और वी कैन से सी टी इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी। सी टी मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे को ना, तो सी टी अगर रहेगा तो उधर सी नॉट जाके प्लस हो जाएगा, इधर ही हमने इसको माइनस कर दे और इसको प्लस कर दे, इसको माइनस कर दे, है ना। तो सी टी तो ऐसे ही रहा, ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, सी टी इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी। above equation is in the form of straight line equation। सी टी को y ले लें और ये माइनस के को ले ले m, है ना, और t हो गया x प्लस टी नॉट हो गया c, तो ये y इक्वल टू mx प्लस c इक्वेशन हो गई। यू नो इट इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन होती है ना ये। तो y इक्वल टू mx प्लस c, m क्या है, स्लोप और ग्रेडियंट, तो कैसी लाइन होगी, यू नो ये ग्राफ बनाते हैं सी टी वर्सेस टी, तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, और डाउनवर्ड आएगा क्योंकि उसका जो स्लोप है वो नेगेटिव है, स्लोप आ गया माइनस के। तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे इंटरसेप्ट जो है दैट इज सी नॉट, इक्वेशन थी सी टी इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी। Which of the following is also known as a trial and error method? कौन सा ये इंटीग्रेटेड मेथड को ही हम ट्रायल एंड एरर मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। Which of the following is differential rate law for zero order reaction? ये तो बिल्कुल आसान है, बोलो। Which of the following is differential rate law? इसके लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, यस, माइनस डी सी आर बाई डी टी इक्वल टू के सी आर रेज टू पावर जीरो, सी आर रेज टू पावर जीरो मीन्स 1, so A option is right. Next is for a zero order reaction, the value of n in the general rate law is, yes beta, for a zero order reaction the value of n in the general rate law, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में तो जीरो ही होगी ना n, ये इक्वेशन है ना। Which of the following is the integrated rate law for zero order reaction? Which one is the integrated rate law for zero order reactions? अभी किया हमने, क्वेश्चन किया था, obviously C naught minus CT by T equal to K, क्योंकि ये भी किया हमने, CT equal to C naught minus KT, ये भी याद रख लो तो भी आ जाएगा। Which of the following terms is used to represent the concentration of the reactants remaining after time t? After time t concentration जो बचती है तो किससे डिनोट करते हैं, तो सी टी, टी नॉट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन,
and this is the concentration remaining after time t. A plot between Ct versus t in zero order reaction. The slope of the line obtained is, बोलो, Ct versus t जो प्लॉट किया हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, the slope of the line obtained is, yes, अभी तो किया Ct इक्वल टू C नॉट माइनस के टी, और Ct वर्सेस t प्लॉट करेंगे इस तरह से आएगा. इंटरसेप्ट इज C नॉट और स्लोप जो है दैट इज माइनस के. नाउ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जैसे किया हमने, इसमें हमने Cr की पावर क्या ली थी, 0. फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो Cr तो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की उसकी पावर क्या होगी, 1. सेम इक्वेशन है बट इसमें n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1. n की वैल्यू 1 करोगे तो रेट इक्वल टू k Cr रेज टू पावर 1. तो रेट दैट इज k इंटू Cr, और रेट क्या होता है माइनस डी सी आर बाई डी टी, एंड दैट इज इक्वल टू k इंटू सी आर. अब वेरिएबल अलग अलग कर लो, ये इस इक्वेशन को अब इंटीग्रेट करते हैं हम. तो इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट्स. एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है ना ये. तो जब हम इसको प्लॉट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो वेरिएबल अलग अलग कर लो. डी सी आर डी टी, डी सी आर बाई सी आर इक्वल टू के इंटू डी टी. तो के बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आ गया, टाइम ये इक्वेशन आ गई है ना. 1 अपॉन सी आर जो है उसकी अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ सी आर, और ये माइनस को इधर ले गए, प्लस आई. आई इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो टाइम 0 जब होगा तो सी आर इक्वल टू सी नॉट, और सी नॉट इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. और अब ऊपर वाली वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, टाइम 0 कर दिया, और नेचुरल लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, सी नॉट. तो आई की वैल्यू आ गई नेचुरल लॉग ऑफ सी नॉट. पुट कर दो आई की वैल्यू, तो नेचुरल लॉग ऑफ सी टी इक्वल टू माइनस के टी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ सी नॉट, और नेचुरल लॉग ऑफ सी आर, और ये नेचुरल लॉग ऑफ सी नॉट इधर ले गया हम, इक्वल टू माइनस के टी. और इन आपको पता है ये दोनों लॉग ए माइनस लॉग बी इज लॉग ए अपॉन बी. नेचुरल लॉग ऑफ सी आर अपॉन सी नॉट इक्वल टू माइनस के टी. तो अगर मैं माइनस हटा दूं क्या हो जाएगा, ये नेचुरल लॉग ऑफ सी नॉट ओवर सी आर हो जाएगा. के क्या आ जाएगा, 1 अपॉन टी नेचुरल लॉग ऑफ सी नॉट बाई सी आर. नाउ लॉगरिथम को अगर कन्वर्ट करें इनटू बेस 10 क्या हो जाएगा, 2.303 ओवर टी, और ये आ गई आपकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन. दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, ये था नेचुरल लॉग ऑफ सी आर इक्वल टू माइनस के टी नेचुरल लॉग ऑफ सी नॉट. अब इस इक्वेशन जो है ये भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, कोई y नेचुरल लॉग ऑफ सी आर हो गया, और m क्या हो गया माइनस के, x क्या हो गया t, और जो c है दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ सी नॉट. इसको भी प्लॉट करेंगे
देखो नेचुरल ऑफ सी आर वर्सेस टी, कैसा ही ग्राफ आएगा, स्लोप n माइनस के, बट इंटरसेप्ट इज नेचुरल लॉग ऑफ टी नॉट। ये आएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब नेचुरल लॉग ऑफ सी नॉट टी आर बाई टी, तो उसके लिए अगर हम प्लॉट करें ग्राफ, तो ऑब्वियसली ये y आ गया, ये x, और ये पूरा क्या हो जाएगा m, इसमें c नहीं है, ऑब्वियसली c नहीं है, तो इसका मतलब कहां से स्टार्ट होगा, ये 0 से, और ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएगी, स्लोप आ जाएगा k अपॉन 2.303। ये देखो वो दोनों ग्राफ नीचे को गए थे लाइन, क्यों, क्योंकि स्लोप नेगेटिव था, अब स्लोप पॉजिटिव है इसलिए ऊपर को जाएगा। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में सिमिलर मेथड से जाएंगे, सेकेंड ऑर्डर के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आएगा 1 अपॉन सी टी इक्वल टू के टी प्लस 1 अपॉन सी नॉट। ये सेकेंड ऑर्डर एनसीईआरटी कवर नहीं करते, पर अगर आपको याद रखना है तो कर सकते हो, सिंपल मेथड है, सिर्फ जो जीरो का था वो क्या था, सी टी इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी। फर्स्ट ऑर्डर के लिए नेचुरल लॉग ऑफ सी टी, नेचुरल लॉग ऑफ सी नॉट माइनस के टी, है ना, और थर्ड ऑर्डर के लिए ये 1 अपॉन हो जाएगा, ये 1 अपॉन सी नॉट, और माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, follow it. What is the integrated rate equation for the first order reaction? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कौन सी है? देख लो, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना, ऊपर क्या आएगा, सी नॉट, देखो ये याद रखो, देखो नेचुरल लॉग ऑफ सी आर इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ सी नॉट माइनस के टी, इसका मतलब माइनस के टी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ सी आर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ सी नॉट, तो के टी क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ सी नॉट माइनस नेचुरल लॉग ऑफ सी आर, इसका मतलब ये नेचुरल सी नॉट ओवर सी आर इक्वल टू के टी, तो इसका मतलब के क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टी नेचुरल लॉग ऑफ सी नॉट ओवर सी आर, है ना, तो नेचुरल को कॉमन करेंगे तो 2.303 ओवर टी, है ना, लॉग ऑफ सी नॉट ओवर सी आर, क्या समझिए बच्चे? ओके, तो ये हो गया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस, ठीक है। अब स्टिल वी हैव टाइम, तो एक और कर लेते हैं। दिस वी हैव डन ना, ओके, फैक्टर्स
influencing rate of reaction. तो एक तो फर्स्ट जो फैक्टर है दैट इज नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स, दूसरा concentration of the reactants, third temperature, and fourth is catalyst. So these are the factors which influence the rate of reaction: nature of the reactants, concentration of the reactants, temperature, and catalyst. नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स की बात करेंगे तो आयनिक रिएक्शंस है, तो उसमें जो रिएक्शन है दैट इज फास्टर देन द कोवेलेंट रिएक्टेंट्स, किया था हमने। ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है आयनिक रिएक्टेंट्स के लिए फास्ट होता है देन द कोवेलेंट, क्योंकि कोवेलेंट रिएक्टेंट्स में क्या होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं और फॉर्म होते हैं, इसलिए कोवेलेंट रिएक्टेंट नीड बॉन्ड डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। दैट्स व्हाई जो कोवेलेंट या मॉलिक्यूलर रिएक्शन दे आर स्लो बट आयनिक रिएक्शंस आर फास्ट। इसमें क्या होता है, सिंपली आयनिक रिएक्टेंट्स हैं, इजीली रिएक्ट हो जाते हैं, बट यहाँ पे जो है वो क्या है, कोवेलेंट रिएक्टेंट्स, मॉलिक्यूलर रिएक्टेंट्स, इसलिए ये रिएक्शन क्या होते हैं, स्लो। नाउ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन के लिए वी हैव लॉ ऑफ मास एक्शन, के लिए रेट लॉ और लॉ एक्सप्रेशन में जैसे ये है, देखो A moles of A react with B moles of B to give C moles of C and D moles of D, तो मैथमेटिकली रेट जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू A raised to power A B raised to power B, जो मोल्स हैं वो ही पावर में आ जाएंगे, तो दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो प्योरली थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, और इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज्ड टू देयर रिस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। बट एक्चुअल जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस पे, तो उसमें ए और बी की पावर स्मॉल ए और स्मॉल बी नहीं होती, उसमें अल्फा बीटा मतलब ऐसी टर्म्स होती हैं जो कि एक्सपेरिमेंटल होती हैं। अल्फा एंड बीटा दे आर डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली, एंड रेट लॉ जो है दैट इज डिफाइंड एज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड इक्वेशन दैट एक्सप्रेसेस the rate of a chemical reaction in terms of molar concentration of the reactants at any instant. So which of the following is a purely theoretical concept? Yes beta, rate law, law of mass action, या दोनों, कोई भी नहीं है theoretical। The law of mass action अभी बड़ा it is purely theoretical, rate law is experimental। लॉ ऑफ मास एक्शन जो है उसमें तो सीधा a की पावर स्मॉल a b की पावर स्मॉल b, जो मोल्स वही पावर, तो दैट इज कंप्लीटली थ्योरेटिकल। बट रेट लॉ जो है दैट इज एक्सपेरिमेंटल। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन expresses the rate of reaction in terms of molar concentration of, रेट एक्सप्रेशन में इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन होती है प्रोडक्ट की रिएक्टेंट की, रिएक्टेंट्स अभी किया ना ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आती है उसमें, which of the following is a purely experimental concept? Rate law, very good. Now elementary and complex reactions, types of reaction based on the number of steps। तो elementary reaction जो है वो क्या होते हैं, one step reaction। elementary reaction जो है that occur in a single step, that is called elementary reaction। जैसे ये रिएक्शन H2O2 to give H2O plus half O2 and ammonium nitrite to give N2 and 2H2O, तो ये जो है they are
elementary reactions because they takes place in a single step. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होते हैं, इसमें सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस होते हैं और ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो स्लोएस्ट स्टेप है उसको हम बोलते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप। हर स्टेप को एलिमेंट्री रिएक्शन बोलेंगे हम, है ना। जैसे ये रिएक्शन देखो, 2NO plus 2H2 to give N2 and 2H2O। तो इस रिएक्शन में पहले स्टेप में क्या होता है कि जो NO है, 2NO, वो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करते हैं, N2 बन जाता है और साथ में हाइड्रोजन पर बनता है। स्टेप 2 में क्या होता है, हाइड्रोजन पर जो है वो एक दूसरा मॉलिक्यूल जो होता है हाइड्रोजन का उससे रिएक्ट करता है और बना देता है 2H2O। तो पहला स्टेप स्लो स्टेप है एंड सेकंड इज फास्ट स्टेप। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेप डिटरमिन करता है रेट ऑफ द रिएक्शन, तो NO की पावर 2 आएगा और H2 की पावर 1। तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है ये, क्योंकि स्लो है। तो रेट जो है हुआ इसका दैट इज K NO की पावर 2 और H2 की पावर 1। तो हम रिएक्शन को देख के कभी भी नहीं लिख सकते कि NO की पावर क्या होगी, H2 की पावर क्या होगी। वी शुड नो द मैकेनिज्म बिफोर राइटिंग द रेट लॉ, इसलिए वो एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। जैसे ये रिएक्शन है 2NO2Cl गिव 2NO2 प्लस Cl2। स्टेप 1 में क्या होता है, NO2Cl जो है वो बनाता है NO2 एंड Cl। स्टेप 2 में NO2Cl जो है वो एक और Cl से रिएक्ट कर जाता है और बनाता है NO2 एंड Cl2। ओवरऑल जो है 2NO2Cl जो है मिल जाता है 2NO2 प्लस Cl2। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो स्लो होता है और यूनिमॉलिक्यूलर होता है ना। इस तरह से अगर रेट लिखोगे तो रेट यूनिट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट रेट क्या आ जाएगा, K NO2Cl की पावर 1। Cl, ये दोनों Cl जो हैं दे आर एक्चुअली इंटरमीडिएट, है ना। एग्जाम्पल 3, NO2 plus CO to give NO and CO2। तो इसमें पहले स्टेप में क्या होता है कि दो NO2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं NO एंड NO3। स्टेप 2 में तो NO3 है बनेगा इसमें, वो फर्दर CO से रिएक्ट करता है और बना देता है CO2 एंड NO2। तो पहला स्टेप स्लो स्टेप है और सेकंड फास्ट स्टेप है। तो ऑब्वियसली जो रेट आएगा दैट इज NO2 रेज टू पावर 2। तो ये रेट हो जाएगा। अब 2N2O5 टू गिव 4NO2 प्लस O2। तो इसमें पहले स्टेप में क्या होता है कि N2O5 से बनता है NO2 एंड NO3 और फिर N2O5 जो है दूसरा मॉलिक्यूल N2O5 का वो NO3 से रिएक्ट करता है, बनाता है 3NO2 एंड O2 और फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है। इसका मतलब N2O5 की पावर क्या होगी, 1। रेट इक्वल टू K इंटू N2O5 रेज टू पावर 1। अब ये रिएक्शन है देखो, 3ClO नेगेटिव गिव ClO3 नेगेटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। तो इसमें देखो स्टेप 1 में दो ClO नेगेटिव मॉलिक्यूल, एक ClO2 नेगेटिव बनाते हैं, एक Cl नेगेटिव। फिर ClO2 नेगेटिव एक और ClO नेगेटिव से रिएक्ट करता है, बनाता है ClO3 नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव। स्लो स्टेप है, तो स्लो स्टेप है वही रेट डिटरमिन करता है। तो रेट क्या हो जाएगा, बोलो अब। रेट इक्वल टू, यस बेटा,
स्लो स्टेप रेट डिटरमिन करेगा तो क्या आएगा? ClO नेगेटिव की पावर 2, तो ClO नेगेटिव है ना स्लो स्टेप में, तो 2H2O2, ये तो एनसीईआरटी ने भी कवर किया है ये वाला रिएक्शन। आई नेगेटिव एल्कलाइन मीडियम 2H2O प्लस O2, तो इसमें क्या होता है, पहले एक H2O2 जो है वो आई नेगेटिव से रिएक्ट करता है, बनाता है H2O एंड IO नेगेटिव, फिर H2O2 जो है IO नेगेटिव से रिएक्ट करता है, बनाता है H2O I नेगेटिव एंड O2। तो फर्स्ट स्टेप इज स्लो, ओवरऑल रिएक्शन तो ये है, तो R क्या हो जाएगा, H2O2 raised to power 1 I negative raised to power 1। Question is, species formed as a product in one step and is consumed in the subsequent step, तो क्या बोलेंगे आप? कोई कंपाउंड जो है या स्पीशीज एक स्टेप में बन रहा है और दूसरे स्टेप में कंज्यूम हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम यार ना? उसको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट। तो ओवरऑल रिएक्शन में नहीं होता, मतलब ना तो रिएक्टेंट होता है ना ही प्रोडक्ट, सिर्फ रिएक्शन के बीच बनता है, तो हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। स्लो स्टेप ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म इज आल्सो कॉल्ड, स्लो स्टेप को क्या बोलते हैं? दैट इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप। रिएक्शंस व्हिच टेक प्लेस इन सेवरल स्टेप्स, उसको क्या बोलते हैं? तो एक स्टेप में होता है उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन। यस, रिएक्शन व्हिच टेक प्लेस इन सेवरल स्टेप्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। द स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ अ रिएक्शन इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे? स्टेप वाइज जो डिस्क्रिप्शन होती है, स्टेप 1 में ये हुआ, 2 में ये हुआ, तो क्या बोलते हैं हम? यस, दैट इज अ रिएक्शन मैकेनिज्म, क्योंकि पूरा मैकेनिज्म डिस्कस किया है कि स्टेप वाइज क्या क्या हुआ, तो दैट इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। नाउ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, so sum of the powers of the concentration of reactants in the rate law expression, that is called order of that chemical reaction. Sum of the powers of the concentration of the reactants in the rate law expression, and that is called order of that chemical reaction. मैं रेट लॉ अप्लाई करूं तो रेट a रेज टू पावर स्मॉल a, b रेज पर स्मॉल b, क्योंकि हमने वो x और y लिए हैं ना मोल्स, तो a स्मॉल a और स्मॉल b जो है एक्सपेरिमेंटल, रेट इज इक्वल टू k a रेज पर a b रेज पर b, तो a प्लस b जो है sum of the powers to which concentration terms are raised in the rate law expression, that is called order of the reaction. a जो है that is called rate constant और velocity constant. a plus b may or may not be equal to x plus y, क्योंकि x plus y जो है that is number of moles का sum, but a और b जो है they are experimental actually. तो जैसे ये रिएक्शन था, इसमें रेट जो है that is KH2O2 raised to power 1, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बट ये रिएक्शन है अगेन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो रेडियो एक्टिविटी जो है डिसइंटीग्रेशन रिएक्शंस दैट इज आल्सो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेडियो एक्टिविटी मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन जितने भी होते हैं ना, दे आर ऑल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे 2HI 2H2I2, तो ये क्या होगा, किस ऑर्डर का रिएक्शन है ये? दिस इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। NO plus O3 to give NO2 and O2, so that is again second order reaction.
NO raised पर 2 O2 raised पर 1, दैट इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अब ये जो है ना, देखो ये अलग है, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन है। देखो CH3 CHO raised पर 3/2, तो देखो इसमें H2 plus Br2 to give 2 HBr, बट जो रेट है दैट इज K H2 raised पर 1 Br2 raised पर हाफ। अब आप बोलोगे हमें कैसे पता चलेगा सर कि Br2 की पावर हाफ लेनी है? तो ये बेटा ऐसे ही पता नहीं चलता है, वी हैव टू गो थ्रू द मैकेनिज्म, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन आए कोई कि राइट एन एग्जांपल ऑफ द फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, तो उसके हिसाब से आपको एक दो ये एग्जांपल याद रखने हैं। तो इसका भी फ्रैक्शनल ऑर्डर है, COCl2 का भी फ्रैक्शनल ऑर्डर है, 2NH3 platinum 1130 Kelvin and 2 plus 3H2, this is zero order reaction। तो zero order reaction जो है, you know, it is independent of the concentration of the reactants। मतलब जब भी मेटल होगा ना कोई भी, देखो ऊपर वाले रिएक्शन में भी प्लेटिनम है, इसमें गोल्ड है, तो मेटल के ऊपर कोई भी रिएक्शन होता है तो जनरली जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। All catalytic reactions are zero order reactions। और zero order of reaction is independent of concentration of the reactants, वो तो पहले ही कर दिया हमने। 2O3 to 3O2 ये नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन है। देखो O3 की पावर 2, O2 की पावर -1 है ना, तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन इज -1। तो इसका मतलब ऑर्डर में बी जीरो, फ्रैक्शनल और इंटीग्रल। इट कैन इवन बी नेगेटिव बट वेरी रेयर। Which of the following can be the values of order of the reaction? Yes, order of reaction की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है? अभी पढ़ा हमने ऑल ऑफ दिस, है ना, -1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 3.2 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, जीरो भी। If rate is equal to KH2O2, then order of the reaction is, बोलो, if rate is equal to KH2O2 raised to power 1, so then order of the reaction is 1। Reaction having order equal to 3, क्या बोलेंगे उसको? बच्चों वाला क्वेश्चन है कि 3 है तो क्या बोलेंगे? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज जो भी टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन, एक सिंगल स्टेप में जो कोलाइड करें साइमल्टेनियसली टू ब्रिंग आउट अबाउट अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। एक बार फिर देखो, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, आयंस हैं, are taking part in an elementary reaction which collide simultaneously to bring about a chemical reaction। It is not an overall reaction। जी क्या लिखा है? elementary reaction। एक स्टेप में जो होगा उसमें साइमल्टेनियसली कितने जो रिएक्टेंट है वो कोलाइड करते हैं टू ब्रिंग आउट अ केमिकल रिएक्शन, उसको बोलते हैं मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। जैसे N2 + 3H2 to 2NH3, अगर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करें तो क्या होगा? N2 की पावर 1 H2 की पावर 3, तो मॉलिक्युलरिटी कितनी आनी चाहिए? 4। ये H2O2 टू गिव H2O + हाफ O2, तो यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन। NH4NO2 टू गिव N2H3H2O, तो अगेन यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन। ठीक हो जाएगा बाई मॉलिक्युलर, ये भी बाई मॉलिक्युलर, ट्राई मॉलिक्युलर। तो मॉलिक्युलरिटी जीरो हो सकती है क्या? यस बेटा, यस और नो, मॉलिक्युलरिटी जीरो हो सकती है? नहीं हो सकती। वेरी गुड। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि कम से कम
जो है एक मॉलिक्यूल तो होना चाहिए ना, मॉलिक्युलरिटी -1 -2 हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि इट इज द नंबर ऑफ केमिकल स्पीशीज, रिएक्टिंग स्पीशीज which are taking part in an elementary reaction to collide with each other simultaneously. Can it be fractional? Fractional हो सकती है? No, क्योंकि it is a theoretically obtained value. So which of the following can be the values of molecularity? Follow, which of the following can be the value of molecularity? It can never be negative, it can never be zero, it can never be fractional. Molecularity zero भी नहीं हो सकती है ना, so none of these. Order can be negative, can be zero, can be fractional, but molecularity is always whole number except zero, and natural number rather we can say. What is the molecularity of this reaction? What is the molecularity of this reaction? 1, because only one reactant molecule is there. What is the molecularity of tri-molecular reaction? 3. Okay. Now, difference between order and molecularity of the reaction. So, order क्या होता है? Sum of the powers of the concentration terms involved in the rate expression, rate equation. That is called order of the reaction. And molecularity of the reaction is sum of the powers of the concentration of the terms involved in the rate in the law of mass action. है ना? That is called molecularity. देखो, एक रेट लॉ में, एक लॉ ऑफ मास एक्शन में. लॉ ऑफ मास एक्शन में पावर क्या होती है? जो भी नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वही पावर में आ जाते हैं, है ना? So that is molecularity of the reaction. ऑर्डर जो है एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड वैल्यू है, तो दोनों के लिए वैलिड होता है, एलिमेंट्री के लिए भी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए. बट मॉलिक्युलरिटी जो है थ्योरेटिकल है ना, और वैलिड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस ओनली. जो ऑर्डर है इट मे बी जीरो, फ्रैक्शनल, इंटीग्रल, or rarely it can be even negative. But molecularity जो है it can never be zero or fractional, it always has a positive integral value. Order of reaction depend करता है experimental conditions पे, but molecularity जो है is independent of experimental conditions. और order of reaction जो है that gives an idea about the rate of reaction, but molecularity का कोई लेना देना नहीं है रेट ऑफ रिएक्शन. कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस अगर हो तो ऑर्डर जो है वो किससे मिलता है? स्लो स्टेप से. और मॉलिक्युलरिटी जो है स्लो स्टेप की, दैट इज टेकन एज द ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन. So the molecularity of the reaction is 2. क्या बोलेंगे रिएक्शन को? बाइमॉलिक्यूलर. Sum of the powers of concentration terms in the rate law expression is called order of the reaction or molecularity of the reaction. Sum of the powers of concentration terms in the rate law expression is rate law expression, law of mass action में sum of the powers of the concentration हो तो उसको बोलते हैं molecularity. और अगर rate law expression में powers हो concentration terms का तो उसको बोलते हैं rate law expression.
reaction with molecularity greater than 3, reaction with molecularity actually लिखा है कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली। तो अगर साइमल्टेनियसली कोलाइड करेंगे तो मान लिया दो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर सकते हैं, तीन कर सकते हैं, बट तीन से ज्यादा के चांसेस रेयर होते हैं। तो इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, उसमें ओवरऑल रिएक्शन है वो, और स्टेप्स उसके एलिमेंट्री स्टेप्स हैं, मतलब देयर आर डिफरेंट स्टेप्स। तो कोई भी रिएक्शन जिसकी मॉलिक्यूलरिटी आपको दिखेगी ग्रेटर देन 3 है, तो मोस्ट प्रोबेबली दैट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। Law of mass action and molecularity both are theoretical concepts. So that's all. Thank you. ठीक है बेटा, हाँ मैं भेज देता हूँ, आप भी भेज, ठीक है। Thank you all.